हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब अपना सीए इंटर लॉ में रिवीजन क्लास में नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बड़ा चैप्टर है, देखो 88 से स्टार्ट है 122 पे खत्म है। पर इस चैप्टर का बेनिफिट क्या है, ये जुड़ा हुआ है चैप्टर 5 एंड 6 के साथ। डिपॉजिट चार्ज छोटे चैप्टर से उसके साथ ये जुड़ता है, और फिर जब ये जुड़ता है तो ये आपके नियर अबाउट 25 मार्क्स के अराउंड तीनों चैप्टर कवर कर देंगे। तो पेयर है, मेरा मानना है पेयर के भी पे आपको ये चैप्टर करना चाहिए। वैसे भी अच्छा चैप्टर है, मतलब कोई डिफिकल्ट वाला पोर्शन कुछ नहीं है इसमें, लेंथी जरूर है। तो देखो इस चैप्टर के दो पार्ट है। पार्ट 1 रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स 88 से 95, पार्ट 2 मीटिंग्स 96 टू 122। तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो उस इन्वेस्टमेंट का कंपनी क्या बनाएगी, रिकॉर्ड। इन्वेस्टमेंट इंडिया से बनाई मिलता है तो इंडियन रजिस्टर्स बनेंगे, मतलब इंडियन आरओएम, आरओडी, आरडब्ल्यूएसएच, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। और इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द इंडिया बने से मिला तो चाहे तो उसको इंडिया वाले रजिस्टर्स में भी एंट्री कर सकती है, नहीं तो उसके फॉरेन रजिस्टर भी बना सकती है। तो ये रजिस्टर कंपनी बनाएगी। अब सबसे पहला लेते हैं 88 मेंटेनेंस ऑफ आरओएम, आरओडी एक्सेट्रा बाय कंपनी। देखो फॉर्म नंबर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्म नंबर से ज्यादा मैं डेटा की वैल्यू कहते हैं इसमें मानूंगा। वैसे भी इस चैप्टर में 15 फॉर्म नंबर है टोटल। सीक्वेंस आसान चलेगी, जैसे 88 है एमजीटी 1 2 3 आ जाएगा, 89 है एमजीटी 4 5 6 आ जाएगा, 92 है एमजीटी 7 8 9 आ जाएगा। तो 3 सेक्शन में 9 एमजीटी तो निपट जाएंगे। तो सबसे पहला देखो मेंटेनेंस ऑफ आरओएम। आरओएम मेंबर्स का रजिस्टर है, तो जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसी दिन से बनाना स्टार्ट कर देगी। अब इसमें येलो वाला कनेक्शन आपको समझाया था, वो ध्यान रखो। आरओएम में एंट्री कब तक करनी है, पूरे इंटर में ध्यान रखो, कभी भी ये क्वेश्चन आए कि इस रजिस्टर में इसकी एंट्री कब तक होगी, एक ही आंसर है विद इन 7 डेज। अब वो 7 डेज कहां से होंगे, जिस दिन बीओडी ने शेयर्स के अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन उसकी परमिशन दे दी। प्लेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ आरओएम, ये तो वैसे भी येलो हो ही रखा है, कहाँ मेंटेन करेंगे। नॉर्मली कंपनी कोई भी रजिस्टर कहाँ मेंटेन करती है, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। लेकिन अगर एसआर पास हो गया तो आप इस कहते हैं इसमें आरओएम को कहाँ मेंटेन कर सकते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस वाला कहते हैं सेम सिटी, टाउन या विलेज में किसी और जगह पर भी, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस आपका लाइक इस बिल्डिंग में, आप किसी दूसरी, तीसरी, चौथी बिल्डिंग में भी मेंटेन कर लो, उसी सेम सिटी, टाउन, विलेज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जहां मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी रिसाइड, ये जरूर ध्यान रखना, वहां पर भी मेंटेन किया जा सकता है। कंटेंट्स इन आरओएम, देखो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, किसकी एंट्री होगी, मेंबर्स की तो होगी। मेंबर्स दोनों ही होते हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, तो इन दोनों की एंट्री होगी। अब एंट्री में मेन क्या लोगे, इनके नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, डेट ऑफ सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, ये शेयर्स प्लेज और कर रखे हैं उनकी डिटेल आप कहते हैं इसमें गिवन कर दो। एक सेक्शन 20 चैप्टर 2 में आपको बताया था, मेंबर डायरेक्शन देता है कंपनी को, सर इसी मेथड से डॉक्यूमेंट भेजना, तो उसी मेथड से डॉक्यूमेंट आएंगे। कोर्ट और ने शेयर्स की ट्रांसफर करने और पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, वो एंट्री दे दो। तो ये तो बेसिक सिंपल एंट्री जाएंगी। एंट्रीज मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन बनाएगी, लेकिन इसमें एक दो चीजें ध्यान रखो। अगर माइनर शेयर होल्डर है तो पहली बात ध्यान क्या रखना है, माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन आरओएम में नाम किसका आएगा, उसके गार्जियन का, क्योंकि माइनर खुद तो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉमिनी, तो नॉमिनी की भी डिटेल आ सकती है, उसमें भी गार्जियन की डिटेल आएगी, क्योंकि जो नॉमिनी माइनर हुआ तो गार्जियन की डिटेल, मेजर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ आरओडी एंड आरडब्ल्यूएसएच, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, तो इसमें डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स की डिटेल आ जाएगी। एमजीटी 2 आ जाएगा। अपडेशन ऑफ आरओएम, आरओडी एंड आरडब्ल्यूएसएच, अगर मेंबर, डिबेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स के स्टेटस में कोई चेंज होता है, लाइक उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया, तो ये सब बातें अपन किस में अपडेट कर देंगे, रजिस्टर में। या उनकी सिक्योरिटीज आईपीएफ में जा रही है, मतलब 7 ईयर्स तक अगर डिक्लेयर डिविडेंड आपने क्लेम नहीं किया तो सेक्शन 124 क्या कहता है, वो शेयर्स कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आईईपीएफ में।
इंडेक्स ऑफ नेम्स, इंडेक्स ऑफ नेम्स का कनेक्शन क्या है, अगर आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स 50 और मोर है तो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी बनाओगे, आप इंडेक्स ऑफ नेम्स भी बनाओगे, दो जगह एंट्री। इंडेक्सिंग में तो क्या होगी, केवल नेम आ जाएंगे, ये मेंबर्स है, और रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा उसमें पूरी डिटेल भी आएगी नेम के साथ। लेकिन कब बनाना है, जब आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स कहते हैं इसमें कितने हैं 50 और मोर, तो कब बनाने की जरूरत नहीं है, जब नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन 50 है। रजिस्टर है इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स टू बी मेंटेन बाय डिपॉजिटरी, जब हम डीमेटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स को होल्ड करते हैं तो जो रिकॉर्ड होता है वो कौन मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी। और हम टेक्निकली शेयर होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर फिजिकल शेयर होल्डिंग के सेंस में आता है, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में हमारे पास क्या नहीं है, फिजिकल शेयर होल्डिंग नहीं है, तो वी आर नॉन एज बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब डिपॉजिटरी का काम क्या है, बेनिफिशियल ओनर्स का डेटा मेंटेन करो, कंपनी को जरूरत पड़े तो दे दो, वो शेयर्स ट्रांसफर करा तो उसको डेबिट एक अकाउंट से करके दूसरे में क्रेडिट कर दो। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रजिस्टर, इसमें सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, फॉरेन रजिस्टर कब मेंटेन करना है, जब एओए में स्पेसिफिक प्रोविजन है। एक चीज समझो, मान लो एक कंपनी है जिसमें टोटल 1000 मेंबर्स है, ठीक है, 800 इंडियंस है, 200 फॉरेनर्स है। अगर आप फॉरेन रजिस्टर मेंटेन नहीं करोगे तो पूरे 1000 मेंबर्स की एंट्रीज कहाँ होगी, जो रजिस्टर इंडिया में मेंटेन हो रहा है उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल और मेन रजिस्टर। ठीक है, लेकिन अगर एओए में स्पेसिफिक प्रोविजन है तो आप फॉरेन रजिस्टर आउटसाइड द इंडिया जहां मेंबर्स रिसाइड करते हैं वहां मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो अब एंट्री कैसे होगी, 800 जो इंडिया वाले मेंबर्स है उनकी एंट्री मेन या प्रिंसिपल रजिस्टर में जो इंडिया मेंटेन हो रहा है, 200 जो फॉरेन वाले मेंबर्स है उनकी एंट्री किस में हो जाएगी, उस फॉरेन रजिस्टर में जो फॉरेन में मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब सपोज करो आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर लिया, तो फॉरेन रजिस्टर किसका पार्ट है, मेन रजिस्टर का ही तो पार्ट है, तो फॉरेन रजिस्टर के बिहाफ पे एक डुप्लीकेट रजिस्टर हम कहां मेंटेन करेंगे, इंडिया में मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो चाहे फॉरेन रजिस्टर हो चाहे डुप्लीकेट रजिस्टर हो, ये दोनों किसके पार्ट है, उस इंडिया वाले प्रिंसिपल या मेन रजिस्टर के, तो इनका फॉर्मेट ऑफ एंट्रीज क्या होगा, वही सेम इंडिया वाले रजिस्टर्स का, बस एंट्री अलग अलग होगी। इंडिया में जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है वो इंडियंस के रिगार्डिंग, फॉरेन में जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है वो फॉरेन के रिगार्डिंग। अब अगर आप फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करते हो तो उसकी एंट्री कोई और दूसरा फॉरेन रजिस्टर मेंटेन हो रहा है तो या तो उसमें कर दो, फॉरेन फॉरेन बाई बाई, नहीं तो फिर उसकी एंट्री कहां पर आएगी, इंडिया वाले प्रिंसिपल रजिस्टर में। जब फॉरेन रजिस्टर आप ओपन करोगे तो उसके विद इन 30 डेज में उसकी इंटीमेशन इंडियन आरओसी को देनी पड़ेगी। फॉरेन रजिस्टर में जैसी एंट्री होती है उसके विद इन 15 डेज में साइमल्टेनियसली एंट्री किस में हो जाएगी, डुप्लीकेट रजिस्टर में, जो कहां मेंटेन हो रहा है, इंडिया में। ये बता दिया, पेनल्टी काम की नहीं है। कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसमें पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर सकती है, मतलब अथॉरिटी और कंपनी आपस में सेटलमेंट कर सकती है, तो कम फाइन पे काम हो जाएगा। अब ये फिर काम का पॉइंट आ गया, पोजीशन ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स इन आरओएम। 2 पर्सन्स अगर जॉइंटली शेयर्स परचेज करते हैं, जैसे मिस्टर वाई एंड मिसेस जेड, हस्बैंड वाइफ, इन दोनों ने जॉइंटली शेयर्स खरीदे, तो इन दोनों के नेम की एंट्री किस में होगी, आरओएम में, दोनों के नेम की। हाँ, ये हो सकता है कि जॉइंट शेयर होल्डर्स कंपनी को डायरेक्शन दे दे कि पहले किसका नाम आएगा, क्योंकि देखो जॉइंट शेयर होल्डर्स ऐसे तो कॉन्करिंग वोटिंग होते हैं, वन वे में ही वोट देते हैं, लेकिन कल को इनके बीच में आपस में कोई टेंशन है, लड़ाई चल रही है, तो ऐसे केस में किसका वोट वैलिड माना जाएगा, जिसका नेम आरओएम में फर्स्ट प्लेस पर गिवन है, एज पर ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ आरओएम। डिक्लेरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स, समझना कॉन्सेप्ट। एक कंपनी के आरओएम में मेंबर है वाई 1000 शेयर्स के लिए, लेकिन इसके पास इन शेयर्स का बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब नाम से मेंबर ये है पर रोकड़ा इसने नहीं लगाया। रोकड़ा किसने लगाया, कहते हैं इसमें किसी दूसरे पर्सन ने। तो मेंबर ये, शेयर्स का बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसके पास है, इसके पास। तो अब वाई जिस दिन इसका नेम आरओएम आया उसके विद इन 30 डेज में कंपनी को फॉर्म MGT4 में इंटीमेशन देगा, सर मैं तो केवल मेंबर हूं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और के पास है। फिर जेड
जिस दिन बेनिफिशियल इंटरेस्ट इसने एक्वायर किया उसके विद इन 30 डेज में कंपनी को इंटीमेट करेगा। अब फॉर्म नंबर MGT 5 आ जाएगा। मान लो जेड ने इंटीमेशन नहीं दी तो कंपनी के रिकॉर्ड में मेंबर कौन है? वाई। जेड तो है नहीं, तो कंपनी इसे कोई डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन इसको तो देना पड़ेगा। तो चाहे इसके साइड से डिक्लेरेशन ना भी आई है, कंपनी को डिविडेंड पे करने की लायबिलिटी से हमने एग्जेम्प्ट नहीं किया है। जब ये MGT 4 या 5 मिल जाएगा तो कंपनी MGT 6 में इंटीमेशन किसको दे देगी? ROC को कहते हैं, इसमें गिवन कर देगी। तो ये सेक्शन 89 है, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। कुछ चीजें हैं जैसे म्यूचुअल फंड है, उनमें भी तो ये सिचुएशन होता है, पैसा हम लगाते हैं पर शेयर्स म्यूचुअल फंड के नाम पर होते हैं, वहां सेक्शन 89 एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन 89 एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट का है, लेकिन वो शेयर्स किसके नाम पर होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, तो वहां पर भी सेक्शन 89 एप्लीकेबल नहीं है। तो सेक्शन 89 के एंगल में ध्यान रखना, शेयर्स किसी और के हैं, मतलब पैसा किसी और ने लगाया है और वो है मेंबर कोई और है, तो 89 एप्लीकेबल होगा। अगर शेयर्स और कहते हैं इसमें उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट दोनों एक ही पर्सन का है तो 89 एप्लीकेबल नहीं होगा। 89 में कोई फिक्स परसेंटेज भी नहीं है कि कितने शेयर्स, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में 90 करेंगे तो वहां फिक्स परसेंटेज है। 91 पावर ऑफ कंपनी टू क्लोज ROM, ROD एंड ROSH। देखो कोई भी कंपनी ROM, ROD या ROSH को क्लोज करते तो उसका सेंस क्या है? उस ड्यूरेशन में उसमें कोई एंट्री नहीं होगी। नॉर्मली जब AGM और बुलाई जाती है तो इनको क्लोज किया जाता है। अब कितने टाइम क्लोज कर सकते हो? तो सबसे मेन जो डेटा है, वैसे तो देखो इस पे स्टार लगाया हुआ है, ये दोनों पॉइंट आपके सबसे मेन है और ये प्राइवेट कंपनी का एग्जेम्पशन। तो वन टाइम में आप इनको मैक्सिमम 30 डेज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, एक बार में, और पूरे साल में 45 डेज। तो इसका मतलब वन टाइम में 30 से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप वन टाइम में 30 से ज्यादा करे हो गलत करे हो। पूरे साल में 45 डेज से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप इन रजिस्टर्स को क्लोज करें तो इसकी इंटीमेशन किसको जानी चाहिए? मेंबर्स को। तो नॉर्मली कंपनी 7 डेज का प्रायर नोटिस न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में देती है, बंद करने से 7 दिन पहले इंटीमेट कर देगी। हाँ, प्राइवेट कंपनी है, उसमें 2-4 ही मेंबर है, तो उसको हमने कह दिया आप अगर मेंबर्स को इंडिविजुअल सर्कुलेशन कर देते हो तो आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन है, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। आज तक नॉर्मली एग्जाम में पुटअप नहीं किया गया है, पर मैं एक दो जगह तो खैर खास तौर से मानूंगा जहां इसमें क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहला तो ये वाला कनेक्शन ध्यान रखना, SBO होता कौन है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। देखो कई सारे पर्सन्स क्या करते हैं, बैकडोर से कंपनी को कंट्रोल करते हैं, मतलब फ्रंट डोर पे तो कोई और दिखता है और बैकडोर पे कंट्रोल किसी और के पास होता है। तो हमें उस बैकडोर वाले पर्सन्स का पता लगाना है जिसके पास कंपनी का डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है। कौन सा इंटरेस्ट है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंटरेस्ट का मतलब जिसके नाम पर शेयर्स हैं। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट जिसके नाम पर शेयर्स दिख नहीं रहे, मतलब जैसे आप सपोज करो ROM में नाम मिस्टर ए का लिखा हुआ है तो डायरेक्टली तो मेंबर ए दिख रहा है, पर पता चला उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसके पास है? बी के पास, और बी ने वो सेक्शन 89 वाला अपना कोई डिस्क्लोजर भी नहीं दिया। तो हमें पता होना चाहिए ना, मैं HUF बनाता हूं और कंपनी के शेयर्स HUF के नाम से होल्ड कर रहा हूं तो कंट्रोल तो मेरा ही है ना, लेकिन ऑन रिकॉर्ड क्या दिख रही है? HUF। सिमिलरली मैंने कोई कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, समथिंग ये बना रखी है। तो हमें बैकडोर वाले पर्सन्स का क्या करना है, यहां पर पता लगाना है जिसके पास सिग्निफिकेंट कंपनी का कहते हैं इसमें बेनिफिशियल ओनरशिप है। अब सिग्निफिकेंट सेक्शन 90 कह रहा है मिनिमम 25%, लेकिन जब अपन कंपनीज SBO रूल्स पे चले तो 10% से काम हो जाएगा। तो 10% या तो शेयर्स है या वोटिंग राइट है या एंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड है, वो पर्सन क्या माना जाएगा? SBO। तो SBO सबसे पहला कौन है? कोई ना कोई इंडिविजुअल, चाहे खुद के पास चाहे किसी ट्रस्ट और के बिहाफ पर, उसके पास कंपनी के अगर ये 10% का कनेक्शन आ जाता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब समझना क्या है, रिपोर्टिंग कंपनी मतलब जिस कंपनी का वो SBO है उसकी ड्यूटी क्या बनती है?
एसबीओ की डिटेल निकाले। तो आगे आ जाएगा वैसे तो ये पोर्शन, जो पर्सन एसबीओ है कंपनी जानती है, उसे कहेगी भाई तू डिटेल दे, या पिछले 3 सालों में था उसने डिटेल नहीं दी, फिर उसे अपन कहेंगे तू एसबीओ वाली डिटेल दे। कंपनी एसबीओ को नहीं जानती पर किसी ऐसे पर्सन को जानती है जो एसबीओ के बारे में जानता है, तो कंपनी उसे कहेगी कि तू एसबीओ की डिटेल दे। तो रिपोर्टिंग एंटिटी को पहले प्यार से एसबीओ से डिटेल कहते हैं इसमें निकलवानी है। अब जो एसबीओ है वो रिपोर्टिंग एंटिटी के कहने पर विद इन 30 डेज में क्या करेगा, अपनी डिटेल दे देगा। दे दे तो बहुत खुशी की बात है, रिपोर्टिंग एंटिटी एक रजिस्टर ऑफ एसबीओ बनाएगी और साथ में डिटेल कहते हैं इसमें किसको फाइल करेगी, आरओसी को। जो रजिस्टर रिपोर्टिंग एंटिटी बना रही है उसका इंस्पेक्शन कहते हैं इसमें कहाँ किया जा सकता है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कौन कर सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स, ठीक है। तो पहले हमने प्यार से कहते हैं इसमें एसबीओ से डिटेल मंगवा ली। हमें कौन सी शेयर होल्डिंग का पता लगाना है, इनडायरेक्ट, जो आप इस रूट से होल्ड कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली अगर शेयर्स आपके नाम पर है या आपने सेक्शन 89 का डिक्लेरेशन दे दिया तो वो तो डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है, उसका पता नहीं लगाना। एसबीओ में हमें किसका पता लगाना है, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग का कहते हैं इसे पता लगाना है। रिपोर्टिंग एंटिटी बताई दिया, जो रजिस्टर ऑफ एसबीओ मेंटेन करती है और उसकी डिटेल आरओसी को फाइल करती है। टाइम पीरियड फॉर मेकिंग डिक्लेरेशन बाय एसबीओ टू कंपनी। देखो एसबीओ रूल्स 2 Feb 19 से बने, उसके विद इन 90 डेज में एसबीओ को अपनी डिटेल दे देनी है। जब ये 90 डेज का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जब भी एसबीओ का कनेक्शन आएगा नेक्स्ट 30 डेज में जो चेंज हो रहा है आपको डिटेल दे देनी है। तो जो शुरुआत से एसबीओ इन रूल्स के, वो रूल्स कमेंस होने से विद इन 90 डेज में डिटेल देगा। जो बीच में एसबीओ बन गया मीन टाइम में, तो हम मानेंगे वो एसबीओ रूल्स कमेंस होने के 90 डेज के बाद एसबीओ बना है, फिर प्लस 30 डेज में वो क्या करेगा, अपनी डिटेल दे देगा। एसबीओ रूल्स कहाँ एप्लीकेबल कहते हैं इसमें नहीं होंगे, शेयर्स, आईपीएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड समथिंग ये होल्ड करे तो वहां एसबीओ रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। ओनर्स बताई दिया, ये पर्सन एसबीओ है, कंपनी जानती है इसके बारे में तो सीधा इसको नोटिस दे देगी। कंपनी इसके बारे में नहीं जानती पर किसी ऐसे पर्सन के बारे में जानती है जो एसबीओ को जानती है, तो कंपनी इससे डिटेल निकलवाएगी एसबीओ की। कंपनी इसको भी नहीं जानती पर इसको जानती है, जो या इससे जानता है या फिर सीधा इसे जानता है, तो इसको ठोकेंगे तो इसका नाम आएगा, इसको ठोकेंगे तो इसका नाम आएगा। तो कंपनी के ऊपर ओनस है, बर्डन है कि उसे एसबीओ की डिटेल कुल मिला के निकलवानी है। तो कंपनी जब इन पर्सन्स को नोटिस देगी तो इनको विद इन 30 डेज में अपनी डिटेल दे देनी चाहिए, जैसे इस एसबीओ की डिटेल आ जानी चाहिए। 30 डेज में मान लो एसबीओ ने डिटेल नहीं दी तो कंपनी नेक्स्ट 15 डेज में चली जाएगी ट्रिब्यूनल के पास, सर ये पर्सन डिटेल प्यार से नहीं दे रहा तो इसके शेयर्स पे मिलने वाले राइट्स और को आप रोक दो, इसके शेयर्स के ट्रांसफर को रोक दो, बिल से बाहर निकलेगा। ट्रिब्यूनल कहेगी रुक भाई मैं सुनूंगी। ट्रिब्यूनल 60 डेज के अंदर पार्टीज को सुनकर डिसीजन दे सकती है। ट्रिब्यूनल को लगता है कंपनी सही कह रही है तो ट्रिब्यूनल उन शेयर्स के ट्रांसफर और को क्या करवा देगी, रुकवा देगी। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज, ठीक है। अब जैसे ही किसी पर्सन के 10% शेयर्स के ऊपर मिलने वाले राइट खत्म हो गए तो शेयर्स बिना राइट्स के तो रद्दी का टुकड़ा है, अब वो पर्सन बिल से बाहर निकलेगा। तो वो विद इन 1 ईयर में ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करता है, नहीं सर इतने हार्ड रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए, इनको रिलैक्स कर दो या अपलिफ्ट ही कर दो। तो ट्रिब्यूनल चाहे तो कर सकती है। अगर ये पर्सन 1 ईयर में ऐसी एप्लीकेशन नहीं देता तो 1 ईयर के बाद ये शेयर्स कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, IEPF में। नेक्स्ट लेते हैं एनुअल रिटर्न। देखो एनुअल रिटर्न के नाम में आंसर गिवन है, ये एक एनुअल बेसिस पर कहते हैं इसमें दी जाने वाली रिटर्न है। किसको देंगे, आरओसी को। कब तक देंगे, एजीएम से विद इन 60 डेज में। अब ये इसको हम समझते हैं। देखो एनुअल रिटर्न में क्या कंटेंट आएंगे, लास्ट ईयर से दिस ईयर कंपनी में जो कुछ हुआ है, रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं पर है या चेंज हो गया, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी चेंज हो गया वही है, कंपनी के इन्वेस्टर चेंज हो गए या वही है, कितनी मीटिंग हो आपने बीओडी की, जनरल मीटिंग और समथिंग कहते हैं इसमें, ये बुलाइए, ये आप बता दो। इनडेप्थनेस वाला पॉइंट हट गया, डायरेक्टर्स के एमपी और को क्या रेमुनरेशन दिया गया है, तो ये तो देखो थ्योरेटिकल पॉइंट है, रीड कर लेना। अपना मेन कनेक्शन क्या है,
टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद आरओसी। देखो नॉर्मल कंपनी के लिए एमजीटी 7, जो ओपीसी और स्मॉल कंपनी उसके लिए एमजीटी 7 नहीं, इसमें हम फाइल करेंगे। कब तक फाइल करना है? अच्छा पोर्शन है ये। टाइम पीरियड विद इन 60 डेज फ्रॉम होल्डिंग ऑफ एजीएम। और अगर आपने एजीएम ना भी बुलाई तो भी दिमाग में फीड करो, फाइल तो स्टिल करना है। फिर एजीएम लास्टली जब तक बुलाई ली जानी चाहिए थी वहां से विद इन 60 डेज। एजीएम लास्टली कब तक बुलानी है? वैसे तो आज ही मैं करा दूंगा इसमें, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स में एजीएम बुलानी है प्लस 60 डेज। साथ में रीजंस बता दो कि ये आखिर कहते हैं इसमें फाइल क्यों ना किए गए। सिग्नेचर ऑन एनुअल रिटर्न नॉर्मल कंपनी में किसके आएंगे? डायरेक्टर, सीएस। इनके कंपनी के पास सीएस नहीं है तो किराए वाला सीएस, मतलब सीएस इन प्रैक्टिस को लेकर आओ, ठीक है। लेकिन ये जो गरीब कंपनियां, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनमें अगर सीएस नहीं है तो फिर किराए वाला सीएस लाने की जरूरत नहीं है, हम किससे साइन करवा लेंगे? सीधा डायरेक्टर से। सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में सत्य वचन या बोल वचन, इसको हम सर्टिफाई किससे करवाएंगे? सीएस इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट एमजीटी फॉर्म एमजीटी 8, ठीक है। अब इसमें कनेक्शन ध्यान रखना है, कौन सी कंपनी को ये सर्टिफिकेशन करवाना है? लिस्टेड कंपनी और साथ में अदर कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल या टर्नओवर ये हो। अब सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न ये तो हो ही गया, इसमें बता देगा कि सर एनुअल रिटर्न में सब कुछ सही है। कैन अ सीएस इन प्रैक्टिस हु साइंस ऑन एनुअल रिटर्न आल्सो सर्टिफाई देम? ये आईसीए ने जलेबी वाला आंसर दिया है। नॉर्मली ही कैन नॉट, क्योंकि जो पर्सन एनुअल रिटर्न बनाता है वही पर्सन उसे सर्टिफाई करेगा, तो वो तो खुद को क्लीन चिट्ठी देगा। फिर आगे क्या कहा? लेकिन सर इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। फिर आगे क्या बोला? पहले नो बोल दिया, फिर यस बोल दिया। फिर आगे क्या बोला? सर ये तो गलती होगा कि जो पर्सन साइन करा वही सर्टिफाई करे। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला? सीएस जो एनुअल रिटर्न बनाता है, सीएस जो एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करता है, दोनों अलग अलग पर्सन होंगे। एनुअल रिटर्न की कॉपी कंपनी की वेबसाइट पर भी कहता है इसमें जाएगी। टाइम पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनुअल रिटर्न अलोंग विद सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, जिस दिन एनुअल रिटर्न आपने आरओसी को फाइल किए प्लस 8 ईयर्स वहां तक मेंटेन करना है। पेनल्टी ध्यान रखना फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये भी काम की है, ये 8 ईयर्स भी काम का था, पेनल्टी भी काम की है। तो देखो पेनल्टी कितनी लगेगी? कंपनी पे मिनिमम फाइन 10,000, पर डे वाला फाइन 100 रुपीज, मैक्सिमम 2 लाख। डिफॉल्टिंग ऑफिसर पे भी मिनिमम फाइन 10,000 है, पर डे 100, पर मैक्सिमम बढ़ के कितना है? सॉरी कम होके कितना है? 50,000। 94 प्लेस फॉर कीपिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड देयर इंस्पेक्शन कॉपी एक्सेट्रा। रजिस्टर्स ये सारे जो हमने अभी तक मेंटेन किए। इंडाइसेस वो इंडेक्स ऑफ नेम, ION, रिटर्न एनुअल रिटर्न। अ प्लेस फॉर कीपिंग नॉर्मली एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, अदर प्लेस इन इंडिया पर भी आप मेंटेन कर सकते हो। SR पास करो जहां मोर देन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स क्या करते हैं? रिसाइड करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ये भी काम का पोर्शन है। देखो ROM से कौन बना? मेंबर, ROD से डिबेंचर होल्डर, RWSS से अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर से बेनिफिशियल ओनर, ये सारे इंस्पेक्शन कर सकते हैं फोकट में। इनमें से कहीं पर भी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो चाहे इनके पास 1 रुपए का भी शेयर या डिबेंचर है तब भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन करना चाहता है तो उसको फीस पे करनी पड़ेगी। इंस्पेक्शन की फीस पूछे तो एक ही आंसर है कंपनीज एक्ट में, ₹50 पर इंस्पेक्शन, दूसरा है ही नहीं आंसर। फिर इंस्पेक्शन बिजनेस आवर्स में करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आधी रात को जाके परेशान थोड़ी नहीं करोगे। प्लेस फॉर इंस्पेक्शन RO या जहां वो रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं। कब इंस्पेक्शन नहीं कर सकते? जिस समय वो रजिस्टर क्लोज चल रहे हैं, जब रजिस्टर बंद है तो उस समय इंस्पेक्शन नहीं होगा। कॉपी ऑफ रजिस्टर, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अदर पर्सन के पास कॉपी वाला ऑप्शन नहीं है, इंस्पेक्शन वो कर सकता था, बाकी मेंबर्स और ये तो करेंगे। एक्सट्रैक्ट फोकट में दे देंगे, कॉपी में फीस लगती है 10 रुपीज पर पेज मैक्सिमम। कंपनी 7 डेज में कॉपी क्या कर देगी? प्रोवाइड, तो ये भी ध्यान रखो। प्रिजर्वेशन या मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिटर्न कब तक मेंटेन करना है? ROM जब तक कंपनी चलेगी तब तक ROM चलेगा, मतलब परमानेंटली। ROD RWSS जिस दिन लास्ट एंट्री हुई मतलब पेमेंट की उससे 8 ईयर्स तक। फॉरेन रजिस्टर आप अगर डिसकंटिन्यू करते हो तो उसकी एंट्री आपको बताया था या तो दूसरे फॉरेन रजिस्टर में
या फिर इंडिया वाले प्रिंसिपल या मेन रजिस्टर में। एनुअल रिटर्न अभी आ गया 8 ईयर्स तक, 95 रजिस्टर्स और रिकॉर्ड का काम करते हैं, तो इसमें जो भी लिखा हुआ वो एविडेंस का काम करेगा। मीटिंग्स देखो अलग अलग टाइप की कंपनी बुलाती है, तो अब इसमें सबसे पहला मीटिंग लेते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। नाम में देखो आंसर गिवन है, ये एनुअल बेसिस पर बुलाई जाने वाली मीटिंग है। एवरी कंपनी, ओपीसी को छोड़ दिया क्योंकि ओपीसी को एजीएम और बुलाने की कहते हैं इसमें क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो कंपनी चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट, उसे एवरी ईयर क्या होल्ड करनी है, एजीएम। 2 एजीएम में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 15 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं होगा। कब तक एजीएम बुलानी है? फर्स्ट एजीएम में देखो क्वेश्चन में हिंट मिलेगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि कंपनी इस दिन बनी और अभी तक एजीएम नहीं बुलाई, तो मतलब किसकी बात हो रही है, फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से विद इन 9 मंथ्स बुलानी है। आरओसी कुछ भी हो जाए इस टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्लस 9 मंथ्स में फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। फिर सेकेंड और सब्सिक्वेंट एजीएम, सेकेंड और सब्सिक्वेंट एजीएम अभी आपको बताया था एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से विद इन 6 मंथ्स, मतलब पहले से इसमें कितना टाइम कम हो गया, 3 मंथ्स। आरओसी सफिशिएंट कॉज पर इस टाइम को 3 मंथ्स के लिए फिर बढ़ा सकता है। टाइम किसका बढ़ा, सेकेंड या सब्सिक्वेंट, किसका नहीं बढ़ा, फर्स्ट का नहीं बढ़ा। डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम, देखो एजीएम आपका जिस दिन मर्जी उस दिन बुला लो, लेकिन नेशनल हॉलिडे के दिन आप एजीएम नहीं बुला सकते, ठीक है। नेशनल हॉलिडे जिसको सीजी ने नोटिफाई किया है एज नेशनल हॉलिडे। टाइम बिजनेस आवर्स 9 AM to 6 PM। प्लेस नॉर्मल कंपनी, इन साइलेंट ये फॉलो करो, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा पड़ जाए, किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, मान लो रिनोवेशन और हो रहा है, तो एट सम अदर प्लेस विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। गवर्नमेंट कंपनी ये सेम है, ये सेम है, बस ये एक्स्ट्रा आ गया, जो गवर्नमेंट प्लेस अप्रूव करे वो भी हो सकता है। अनलिस्टेड कंपनी इंडिया में कहीं पर भी बुला सकती है, ये ध्यान रखना, ये सब काम के पोर्शन है। बस इसमें एक ध्यान रखना है, अगर सबकी कंसेंट मिल गई एडवांस में सारे मेंबर्स की, तो अनलिस्टेड कंपनी इंडिया में मर्जी है जिस प्लेस पर क्या कर सकती है, अपनी एजीएम बुला सकती है। तो आरओ पर एजीएम बुलाना किसके लिए कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड के लिए भी, जब तक कि ये सारी कंसेंट ना मिल जाए। ये मिल गई तो अनलिस्टेड कंपनी इंडिया में किसी भी प्लेस पर क्या कर सकती है, एजीएम बुला सकती है। सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ, उसमें ये सेक्शन 96 क्लॉज 2 थोड़ा मॉडिफिकेशन से एप्लीकेबल है। मतलब सेक्शन 8 कंपनी का बीओडी चाहे तो डेट टाइम प्लेस ऑफ एजीएम को डिफरेंटली डिसाइड कर सकता है, तो मतलब ये बीओडी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या एजीएम नेशनल हॉलिडे के दिन हो सकती है, नॉर्मली नहीं, पर एक सेक्शन 8 कंपनी के केस में, और दूसरा आपने एजीएम का नोटिस इश्यू कर दिया। अब एजीएम के डे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में नोटिस इश्यू करने के बाद में क्या किया, नेशनल हॉलिडे का डिसाइड कर दिया, तो ये हमारी गलती थोड़ी नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हम सेम डे एजीएम बुला सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, वो नेशनल हॉलिडे है। आपने एजीएम टाइमली नहीं बुलाया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई भी मेंबर ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा, सर हमारी एजीएम तो बुला दो, तो फिर ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देगी कि सर आपको एजीएम बुलानी है। ट्रिब्यूनल इसमें यह भी डायरेक्शन दे सकती है कि सर इस मीटिंग में एक मेंबर भी आ गया, इवन प्रॉक्सी के रूट से आ गया, तो भी हम उसे क्वारम मान लेंगे, जबकि एक मेंबर से क्वारम नहीं बनता, प्रॉक्सी क्वारम में काउंट नहीं होता, अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। या ट्रिब्यूनल खुद भी जनरल मीटिंग बुला सकती है, फिर वो क्या मान ली जाएगी, एजीएम। फिर पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, आपने एजीएम नहीं बुलाई, चाहे आपने ट्रिब्यूनल के कहने पर एजीएम नहीं बुलाई, चाहे आपने ट्रिब्यूनल के कहने पर एजीएम नहीं बुलाई, ये 98 हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो जो भी कंपनी डिफॉल्टिंग पर्सन है उसको ये वाला इनाम मिलेगा। वैसे तो देखो मैं प्रिफर करूंगा ये भी फॉलो करो, इनमें थोड़े शॉर्ट कम लो। रिपोर्ट ऑन एजीएम टू बी फाइल्ड विद आरओसी बाय लिस्टेड कंपनी, सबसे मेन वर्ड क्या है, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी एजीएम होल्ड होने के विद इन 30 डेज में फॉर्म एमजीटी 15 में आरओसी को एक रिपोर्ट फाइल करेगी, सर चिंता मत करो हमने एजीएम बुला ली है। इस रिपोर्ट पे साइन किसके होंगे, ये सब काम के है, चेयरमैन ऑफ मीटिंग, चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर
2 डायरेक्टर में अगर एमडी है तो एक एमडी होगा, N1 CS। ये डेटा भी ध्यान रखना, एमसीक्यू बना रखा है इसे ने। कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट, अब एजीएम के बारे में है कि सर डेट टाइम प्लेस ऑफ एजीएम, फिर कितने मेंबर्स आए, कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, क्या अपॉइंटमेंट हुई, मीटिंग को एडजॉर्न किया, सब कुछ बता दो। EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, 2 AGM के बीच में जो भी मेंबर्स की मीटिंग होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, EGM। देखो नॉर्मली AGM टू AGM काम कहते हैं इसमें चलता है, क्योंकि AGM हर साल बुलानी है, लेकिन कभी कभी कुछ सडन मैटर आता है जिसके लिए हम AGM का वेट नहीं कर सकते, तो हम बिटवीन 2 AGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर के लिए क्या बुलाते हैं, EGM। अब EGM कॉल बुला सकता है BOD, ट्रिब्यूनल भी बुला सकती है, ट्रिब्यूनल किसी भी मेंबर इवन डायरेक्टर के कहने पर भी EGM कहते हैं इसमें बुला सकती है, जबकि AGM में डायरेक्टर नहीं था, केवल और केवल कौन थे, मेंबर्स। अब जो मेन काम का पोर्शन है वो कौन सा है, ये ट्रिब्यूनल रिक्विजिशनिस्ट कुछ एलिजिबल मेंबर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर भी क्या कर सकती है, EGM बुला सकती है। रिक्विजिशनिस्ट कितने होंगे, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, दोनों में कनेक्शन ध्यान में रखना है किसका, 10% का। जिनके पास 10% पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट, जिनके पास सीधा ही 10% वोटिंग राइट हो, वो मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं ट्रिब्यूनल से, चाहे ये सिंगल मेंबर के पास है या एक से ज्यादा मेंबर के पास, कि सर हमारी EGM बुला दो, तो भी कहते हैं सॉरी तो भी कंपनी को कहते हैं इसमें क्या करनी होगी, EGM बुलानी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल वाले में तो अकेला मेंबर, कोई परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी से क्या क्या बुलानी है तो कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए, 10%। डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ EGM, कोई से भी दिन बुलाओ जो नेशनल हॉलिडे का नहीं हो, मतलब नॉर्मली वर्किंग डे। प्लेस, इंडिया में आप किसी भी प्लेस पे नॉर्मली तो कहाँ बुलाते हैं, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के नियर अबाउट जो प्लेसेज है वहां पर। वेरिएशन, फॉरेन होल्डिंग कंपनी की होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी है तो होली ओन्ड का मतलब 100% किसके पास है, इसी के पास, तो ये मर्जी है जहां पे इसकी EGM कहते हैं इसमें बुला सकती है, इंडिया में भी बुलाए, फॉरेन में भी बुलाए, क्योंकि आना तो इसी को ही है। टाइम, बिजनेस आवर्स, प्रोसीजर फॉर कॉलिंग ऑफ EGM ऑन रिक्विजिशन ऑफ रिक्विजिशनिस्ट। सबसे पहला रिक्विजिशनिस्ट जो अभी हमने 10% वाले देखे, वो अपना ड्यूली साइंड रिक्विजिशन, जिसपे किसके साइन होंगे, रिक्विजिशनिस्ट के। जॉइंट शेयर होल्डर में पहले जो आंसर लेती थी IC, उसमें तो किसी भी एक के साइन से काम हो जाता था, पर अभी कहते हैं इसमें दोनों के साइन लिख रही है। मैं मानता हूं एक से ही काम हो जाना चाहिए, जॉइंट में तो एक से काम होता भी है। तो ये लोग अपना साइन रिक्विजिशन रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोरियर सर्विस से कंपनी को सबमिट करवाते हैं, जिसमें बस ये इतना बताएंगे कि इस EGM में कौन से मैटर पे कंसिडरेशन करना है, मतलब कौन से मैटर पे डिस्कशन करना है, क्यों करना है, उसका रीजंस सेक्शन 102 वाला एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए बाउंड नहीं है। अगर SR पास करना है तो फिर नोटिस सेक्शन 114 के बिया पर दिया जाएगा, वो OR-SR के कनेक्शन है। अगर किसी मेंबर के वोटिंग राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगा है 106 में, आ जाएगा भी, तो फिर वो रिक्विजिशन पे साइन नहीं कर सकता। ये रिक्विजिशन हम कहां सबमिट करवा देंगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। अब BOD की ड्यूटी क्या है, जिस दिन रिक्विजिशन मिला उसके विदिन 21 डेज में नोटिस भेज दो और विदिन 45 डेज में मीटिंग बुला लो। 21 डेज में नोटिस भेजना है और 45 डेज में मीटिंग बुलाना है। BOD नालायक निकला तो रिक्विजिशनिस्ट खुद अपनी EGM बुला सकते हैं विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द सबमिशन ऑफ रिक्विजिशन। देखो टाइमिंग आ गया, इसको ऐसे समझो, ये रिक्विजिशन कंपनी को सबमिट हुआ, BOD 21 डेज में तो मीटिंग बुलाने की तैयारी कर लेगा और 45 डेज में इसको मीटिंग बुलानी है। अब अगर इसने 45 डेज में BOD ने मीटिंग नहीं बुलाई तो रिक्विजिशनिस्ट जिस दिन रिक्विजिशन सबमिट हुआ उसके विदिन 3 मंथ्स में मीटिंग बुला लेंगे, कौन से तरीके से, BOD। तो रिक्विजिशनिस्ट के पास वास्तव में टाइम कितना बचा, 45 डेज ही तो है, क्योंकि फर्स्ट 45 डेज तो BOD खा जाएगा। प्रोसीजर फॉर कॉलिंग ऑफ EGM बाय रिक्विजिशनिस्ट, देखो रिक्विजिशनिस्ट के पास बाकी मेंबर्स का डेटा नहीं है, तो ये कंपनी से ROM मांग लेंगे, उसमें बाकी मेंबर्स की डिटेल, उनके साइन और सब कुछ आ जाएंगे। नोटिस ऑफ EGM टू होम, ये फॉर्मेलिटी है, सिंपल ऐसे ध्यान रखो, जिसका नाम ROM में लिखा हुआ है।
प्लेस ऑफ ईजीएम नॉर्मली आरओ पर, और अगर किसी वजह से आरओ नहीं मिला तो रजिस्टर्ड ऑफिस के नियर अबो, मतलब विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज कहीं और बुला लो। जो रिजोल्यूशन इस मीटिंग में पास होंगे वो वैलिड माने जाएंगे। रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सच ईजीएम, देखो ईजीएम कंपनी को बुलानी थी, बीओडी ने नहीं बुलाई तो किसको बुलानी पड़ी, रिक्विजिशनिस्ट, तो उसका जो खर्चा लगा वो इनका क्यों लगेगा, वो तो कंपनी का लगना चाहिए। तो ये किससे मांग लेंगे, कंपनी से, कंपनी दे देगी, पर बदले में कंपनी उसको डिडक्ट कहां से कर लेगी, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स के रेम्युनरेशन से उसको डिडक्ट कर देगी। चलो नेक्स्ट लेते हैं नोटिस ऑफ मीटिंग। सबसे पहला लेंथ ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग, अच्छे टॉपिक है ये। नॉर्मल कंपनी 21 क्लियर डेज, सेक्शन 8 कंपनी एटलीस्ट 14 क्लियर डेज नोटिस। क्लियर डेज का मतलब क्या है, जो डेट ऑफ मीटिंग है, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस है, उसके एडिशन में क्या होने चाहिए, 21 या 14 डेज। तो मतलब इन दोनों दिनों को जोड़ दे तो दिन कितने बन जाएंगे, 23। फिर इसमें से लेस किसको कर दो, डेट ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, तो 21 क्लियर बच गए। तो जो डेज किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ना तो सेंडिंग से ना ही कहते हैं इसमें मीटिंग से, वो कौन से डेज होते हैं, क्लियर डेज। नोटिस अगर पोस्ट से भेजा है, क्वेश्चन में चेक कर लेना पोस्ट वर्ड गिवन है या नहीं, पोस्ट गिवन है तो आप 48 आवर्स और एडिशनली लोगे, तो कितने बन गए, 25। 21 क्लियर प्लस 2 वो सेंडिंग नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग, और प्लस 48 आवर्स पोस्टल वाले। तो एक क्वेश्चन में ध्यान रखना, पोस्ट गिवन है तो 25 डेज से सॉल्व करो, नहीं तो किससे सॉल्व करना है, 23। शॉर्टर नोटिस, अगर आपने शॉर्टर नोटिस कहते हैं इसमें दिया है, वो वैलिड माना जाएगा अगर 95% मेंबर्स की कंसेंट आ जाए। कंप्यूटेशन ऑफ 21 क्लियर डेज, देखो क्वेश्चन में जो भी डेज गिवन है, सबसे पहला डेट ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, इसको भी इंक्लूड कर दो, उसमें से लेस करो 2 डेज, कौन से, डेट ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस। फिर चेक करो पोस्ट वाला कनेक्शन है तो लेस करो 48 आवर्स और। अब जो डेज बचे अगर वो 21 आ रहे हैं तो प्रॉपर नोटिस है, लेस देन 21 है तो वो नोटिस क्या कहलाएगा, शॉर्टर नोटिस। और शॉर्टर नोटिस के लिए किसकी कंसेंट चाहिए, 95% मेंबर्स की। कंटेंट ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, क्या बताएंगे, डेट टाइम प्लेस ऑफ मीटिंग, एजेंडा या सब्जेक्ट मैटर ऑफ मीटिंग। एजेंडा क्या है, एजीएम है, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस दोनों, अभी आ जाएगा। ईजीएम है ओनली स्पेशल बिजनेस, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस केवल और केवल किसकी सब्जेक्ट मैटर होता है, एजीएम की। नोटिस किसको देंगे, सारे मेंबर्स को। मेंबर मर गया तो उसके नॉमिनी एलआर को, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल रिसीवर असाइनी को, कंपनी के डायरेक्टर, ऑडिटर, इनको भी नोटिस जाएगा। नोटिस ऑफ जीएम कौन इश्यू करेगा, बेसिकली बीओडी इश्यू करवाता है, या बीओडी जिस पर्सन को ऑथराइज कर दे। मैनर फॉर सेंडिंग नोटिस, नोटिस देखो राइटिंग से भी भेज सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो ईमेल, फैक्स, पर ईमेल ज्यादा पॉपुलर है, एज ए टेक्स्ट, अटैचमेंट, वो यूआरएल, इनसे भेज दो। फिर ड्यूटी ऑफ कंपनी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, मतलब उनको मौका देना होगा। देखो ये सब चीजें काम की है। अब जैसे ये है ना, नोटिस टू हुम किसको मिलेगा, नोटिस बाय हुम कौन देगा, नोटिस आप कैसे भेज सकते हो, तो कंपनी मेंबर्स को वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी देगी। सर आपको अपनी ईमेल आईडी अपडेट करनी है, कर लो। सर आपने अभी तक ईमेल आईडी रजिस्टर ही नहीं करवाई, करवा दो, क्योंकि ईमेल कंपनी के लिए सस्ता पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ओमिशन या डिफॉल्ट इन सेंडिंग नोटिस, आपने एक्सीडेंटल ओमिशन की, मतलब जानबूझकर गलती नहीं की, कंपनी को माफी मिल जाएगी, पर वो एक्सीडेंटल ये बात कौन साबित करेगी, कंपनी। आपने डेलिब्रेट या डिजाइन्ड ओमिशन की, जानबूझकर नहीं भेजा, तो एक सिंगल मेंबर पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग अवॉइड करवा सकता है। कंपनी एक्सक्यूज लेना चाहते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं था ये पर्सन मेंबर है, या इस एड्रेस पर तो नोटिस मिलेगा ही नहीं, कोई केस ही नहीं लगता, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये डेलिब्रेट है, तो कंपनी को इसका कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। 102 ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, देखो ऑर्डिनरी बिजनेस फिक्स 4 है, एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड्स रिपोर्ट, सेकंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, थर्ड अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फोर्थ अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड, डायरेक्टर्स, ऑडिटर। ये फिक्स 4 बिजनेस क्या होता है, ऑर्डिनरी। और जो ऑर्डिनरी नहीं है फिर वो सारे के सारे क्या उनसे हो जाएंगे, स्पेशल। मतलब आपको स्पेशल बिजनेस पे क्वेश्चन देगा,
पर गो थ्रू किससे करना है, ऑर्डिनरी, कि ये 4 तो कहीं नहीं है। एमओए चेंज हुआ स्पेशल, एओए चेंज हुआ स्पेशल, बायबैक स्पेशल, जो इन 4 में नहीं आएगा सबके सब इधर, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस केवल और केवल किसकी सब्जेक्ट मैटर होता है, एजीएम की, सबके सब किससे पास होंगे, ओआर से, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना। स्पेशल बिजनेस एजीएम की भी सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं और ईजीएम की, हाँ ये जरूर बोलेंगे ईजीएम में केवल और केवल कौन से बिजनेस आएंगे, स्पेशल, ईजीएम में केवल आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेशल बिजनेस एजीएम में डिस्कस नहीं किए जा सकते, ईजीएम रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस नहीं होंगे, केवल और केवल कौन से बिजनेस डिस्कस होंगे, स्पेशल, एजीएम में दोनों हो सकते हैं। स्पेशल बिजनेस के लिए नोटिस ऑफ मीटिंग में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, वरना नोटिस क्या माना जाएगा, इनवैलिड। पूरा टॉपिक काम का है। अब देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है क्या, वो जो स्पेशल बिजनेस है उसमें नेचर ऑफ कंसर्न या इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, अदर केएमपी या इनके रिलेटिव्स, मतलब उस बिजनेस में ये पर्सनली कनेक्टेड है तो ये बात उनको शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, और भी सारी मटेरियल चीजें जो शेयर होल्डर को बिजनेस समझने में मदद करती है, जैसे कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है तो शेयर होल्डर को बताओ क्यों करना चाहते हो, कितना करोगे, कितने शेयर्स इश्यू करोगे, तभी तो डिसीजन लेंगे। अगर आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया तो नोटिस इनवैलिड है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इस कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर और के पास उस दूसरी कंपनी के 2% या मोर शेयर्स हैं, तो चांसेस क्या है, जानबूझकर ये इस कंपनी को फोर्स कर रहे हैं कि उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तो अब कहते हैं इसमें ड्यूटी ऑफ कंपनी क्या बनेगी, उससे ये इंटरेस्ट जो इन पर्सन्स का है 2% और मोर वाला, वो शेयर होल्डर्स को बताना चाहिए। नहीं बताएंगे तो जो प्रॉफिट मिलेगा इनको वापस लौटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉरम फॉर जनरल मीटिंग। देखो कॉरम बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं तो प्रेफर करूंगा पूरे ही काम का है, ध्यान रखना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कमेंस ए मीटिंग, मीटिंग को स्टार्ट करवाने के लिए, एंड फॉर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। इसका मतलब quorum is required for both, not only for commencement of meeting but also for passing of resolutions. अब required quorum बनेगा किससे, पर्सनल प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स, जो खुद आए हैं, साथ में जो वोट देने के लिए एंटाइटल है, खुद आए और वोट देने के लिए एंटाइटल है, दोनों कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला जो प्रॉक्सी है वो मेंबर तो नहीं है तो वो कॉरम में काउंट नहीं होगा। कॉरम जनरल मीटिंग का है, जनरल मीटिंग में सेक्शन 47 क्या कहता है, वो राइट टू वोट किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, मतलब प्रेफरेंस का नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी कॉरम में काउंट नहीं होंगे। हाँ, अगर यही मीटिंग क्लास मीटिंग होती, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाली मीटिंग, तो उसमें इक्विटी आता ही नहीं, वो कॉरम में काउंट नहीं होगा, केवल प्रेफरेंस होंगे। प्रॉक्सी तो दोनों केस में किस में काउंट नहीं होंगे, कॉरम में काउंट नहीं होंगे, ये तो मैच खैर फिक्स है। अब देखो कितना कॉरम चाहिए, प्राइवेट कंपनी में पर्सनल प्रेजेंस ऑफ मिनिमम 2 मेंबर्स, बट एओए में लार्जर कॉरम गिवन हो सकता है 2 से ज्यादा का। पब्लिक कंपनी में स्लैब है, सबसे ज्यादा टारगेटेड पॉइंट यही होता है हमेशा, वैसे तो ये पूरा ही टॉपिक काम का है। पब्लिक कंपनी में स्लैब क्या है, अगर आपके पास 1000 मेंबर है तो कॉरम मिनिमम 5 से बनेगा, अगर आपके पास अप टू 5000 मेंबर्स है तो कॉरम मिनिमम 15 से बनेगा, अगर आपके पास अबव कहते हैं इसमें 5000 फिर चाहे कितने भी मेंबर्स है तो कॉरम मिनिमम 30 से बनेगा, 5, 15, 30। इसके साथ ये भी ध्यान रखो, यहां पर भी एओए में लार्जर कॉरम हो सकता है। क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन नहीं है, बस पब्लिक कंपनी गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो कॉरम एक्सक्लूड ये हो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रॉक्सी, इंक्लूड कौन हो जाएंगे, एवरी मेंबर, इक्विटी शेयर होल्डर। जॉइंट शेयर होल्डर को कितना मानेंगे, 1। अगर किसी कंपनी के मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नर ऑफ स्टेट है तो ये लोग खुद तो आएंगे नहीं, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव। अगर कंपनी की मेंबर दूसरी कंपनी है तो दूसरी कंपनी काउंट हो जाएगी। अगर एक बंदा 2 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो पर्सन 2 कैपेसिटी में है तो उसको 2 काउंट करो। राइट नाउ ये 3 कैपेसिटी में जा रहा है तो इसको 3 कॉरम काउंट कर लेंगे। टाइम पीरियड फॉर प्रेजेंस ऑफ कॉरम, कॉरम कब तक आ जाना चाहिए, देखो मीटिंग स्टार्ट होने से विद इन हाफ एन आवर में कॉरम आ जाना चाहिए। नहीं आया तो उसका क्या होगा, ये डिपेंड करेगा मीटिंग किसने बुलाई। अगर मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट बुला रहे हैं वो मीटिंग वहीं पर क्या हो जाएगी,
कैंसिल हो जाएगी, एडजॉर्न नहीं। लेकिन मीटिंग कौन बुला रहा है? बीओडी, तो मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, एडजॉर्न होगी। कौन से टाइम के लिए? जो बीओडी डिसाइड करे, या फिर नेक्स्ट वीक सेम डेट टाइम और प्लेस, वहां पर वो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजॉर्न। एडजॉर्न मीटिंग का आपको 3 डेज का प्रायर नोटिस किसको देना है? मेंबर्स को, ठीक है। इन एडजॉर्न मीटिंग सिंपल आंसर, कॉरम की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम फॉर्मेलिटी के लिए आधे घंटा वेट करेंगे, कॉरम आ जाए। ना आया तो जो आए उसी को ही क्या मान लिया जाएगा? कॉरम मान लिया जाएगा। डेट फॉर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन एडजॉर्न जनरल मीटिंग, मतलब कॉरम नहीं आया, मीटिंग एडजॉर्न हो गई और उसमें कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, तो उसके पासिंग डेट किसको मानेंगे? डेट ऑफ एडजॉर्न जनरल मीटिंग इटसेल्फ को। सिंगल मेंबर कॉरम, देखो नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीटिंग का मतलब ही क्या है? 2 और मोर मेंबर्स, पर कुछ केसेस में हो सकता है। जैसे एडजॉर्न मीटिंग में कॉरम नहीं चाहिए, ट्रिब्यूनल ने मीटिंग बुलाई, चाहे एजीएम चाहे ईजीएम, 97 98, वही डायरेक्शन दे सकती है, एक भी आ गया चाहे प्रॉक्सी की रूट से आ जाए, मुझसे क्या मान लेंगे? कॉरम मान लेंगे, बन जाएगा। एक पर्सन एक से ज्यादा कैपेसिटी में आया, जितनी कैपेसिटी थी उनको जोड़ दिया, कॉरम बन गया। क्लास मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उसमें सारे शेयर्स एक ही बंदे के हैं, वो भी खुद के, प्रॉक्सी वाला कनेक्शन नहीं, तो अकेले कॉरम बन जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं प्रॉक्सी। देखो प्रॉक्सी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर या मेंबर इन जनरल मीटिंग। अगर कोई मेंबर मीटिंग में खुद नहीं जा सकता, अपने प्लेस पे मीटिंग अटेंड करने के लिए एंड वोट देने के लिए वो जिस पर्सन को भेजता है, वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सी। हु कैन अपॉइंट प्रॉक्सी? नॉर्मली प्रॉक्सी शेयर होल्डर का होता है, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाले बंदे। हु कैन नॉट अपॉइंट? जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बता देती है कंपनियां के मेंबर्स प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करेंगे। डिस्क्लोजर इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग बाय डिक्लेरेशन, कंपनी जब मेंबर्स को नोटिस भेजेगी जनरल मीटिंग का, तो उसमें बताएगी कि सर जो मेंबर खुद मीटिंग को अटेंड करने के लिए एंड वोट देने के लिए एंटाइटल है, वो किसको भेज सकता है? प्रॉक्सी को, मीटिंग अटेंड करने एंड वोट देने के लिए। मतलब जो मेंबर खुद ही एंटाइटल नहीं है मीटिंग को अटेंड करने एंड वोट देने के लिए, उसके बिहार पर फिर किसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा? प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर ये डिस्क्लोजर नहीं दिया तो फिर जो नालायक ऑफिसर उसको 5000 का फाइन पे करना पड़ेगा, पर वो फाइन काम का नहीं है। प्रॉक्सी भी अच्छा टॉपिक है, पर प्रॉक्सी अच्छा टॉपिक पीछे वाले पॉइंट के भी आप पर है, जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में फॉर्म एमजीटी 11 में प्रॉक्सी फॉर्म अनेक्स्ड होता है। एमजीटी 10 हट गया सेक्शन 93 के साथ, 9 तक सीक्वेंस आई थी। तो जिस मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है वो प्रॉक्सी फॉर्म फिलअप करके कहाँ डिपॉजिट करा देगा? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। अब ये सारे पॉइंट काम के हैं। कब तक डिपॉजिट कराएगा? मीटिंग स्टार्ट होने से एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर, मतलब -2, जो भी डेट ऑफ मीटिंग क्वेश्चन में गिवन हो उसमें -2 लगा दो, 48 आवर्स बिफोर जमा करवाना है। एओए में अगर मोर देन 48 आवर्स की बात कर रखी है, एओए का प्रोविजन गलत है। मेंबर्स 48 आवर्स बिफोर जमा करा दे, बस वो सही है। डॉट 48 आवर्स बिफोर पे जमा कराए सही है, उससे पहले जमा कराए वो मेंबर की चॉइस है, एओए मेंबर को कंपेल नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 1 प्रॉक्सी बाय अ सिंगल मेंबर पॉसिबल है। एक ही मेंबर ने 2 प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिए, तो अब वैलिड प्रॉक्सी कौन सी होगी? जो लास्ट वन है एंड विद इन टाइम है। लास्ट वन एंड विद इन टाइम वाली प्रॉक्सी क्या मानी जाएगी? वैलिड। अगर एक मेंबर ने एक से ज्यादा प्रॉक्सी को अपॉइंट किया है। वेरिएशन, मान लो प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद शेयर होल्डर्स खुद मीटिंग में पहुंच गया, तो प्रॉक्सी किसके लिए था? शेयर होल्डर के लिए। जैसे ही शेयर होल्डर पहुंचा, प्रॉक्सी की वैल्यू वहीं खत्म। सेकेंड थिंग, अगर प्रॉक्सी शेयर होल्डर के आने से पहले कुछ रेजोल्यूशन पे वोट दे देता है, तो अब किसकी वोटिंग वैलिड मानी जाएगी? उन रेजोल्यूशंस पे प्रॉक्सी की। और दोनों साथ साथ वोट दे दे एक ही रेजोल्यूशन पर, तो वोट किसका वैलिड माना जाएगा? शेयर होल्डर का। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्वारम में काउंट नहीं होता, इसे मीटिंग में बोलने का राइट नहीं है। इसको भेजा किसके लिए? चुपचाप जा वोट दे के आ जा, और शो ऑफ हैंड में ये हैंड भी शो नहीं कर सकता। क्वालिफिकेशन, इसका वैसे तो मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में एक मेंबर ही दूसरे मेंबर का प्रॉक्सी बनेगा, ये ध्यान रखना।
ये शो ऑफ हैंड में वोट नहीं दे सकता, पोल में वोट दे सकता है, पोल अभी अपन करेंगे थोड़ी देर में। और अगर एलिजिबल है तो पोल की डिमांड कर सकता है, पोल की डिमांड मेंबर भी कर सकता है और प्रॉक्सी भी कर सकता है। कंपनी रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और मेंबर ने उस फैसिलिटी को एक्सरसाइज कर लिया, तो इसका मतलब मेंबर ने वोट पहले दे दिया, तो अब वो मेंबर खुद मीटिंग में जाकर वोट नहीं दे सकता तो प्रॉक्सी को कैसे अपॉइंट करेगा, क्योंकि एक बार वोट दे दिया तो वोट बाद में चेंज नहीं होता। कॉस्ट या एक्सपेंसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी नॉर्मली किसको बॉर्न करनी है, मेंबर को, पर अगर प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का इन्विटेशन कंपनी के साइड से चला गया तो ये कोई ना कोई डायरेक्टर नालायक है, तो उस डायरेक्टर की पॉकेट से 50,000 का फाइन लगेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन बिकमिंग प्रॉक्सी, एक बंदा सेम टाइम पर एक ही कंपनी में मैक्सिमम 50 मेंबर्स के प्रॉक्सी हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं, और मैक्सिमम 10% कहते हैं इसमें, कहां गया, टोटल वोटिंग राइट को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब 50 का हो सकता है, पर 50 के ऊपर एक राइडर क्या है, उन 50 के पास 10% से ज्यादा वोटिंग राइट नहीं हो। एक एक्सेप्शन है, एक ही मेंबर के पास अगर मोर देन 10% वोटिंग राइट है तो उसका वो प्रॉक्सी हो सकता है, लेकिन अब वो दूसरे का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। तो पहले 50 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, 10% से ज्यादा इन एग्रीगेट उनके पास वोटिंग राइट नहीं हो, पर एक के पास अगर मोर देन 10% है, उसने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है तो अपॉइंटमेंट वैलिड है, लेकिन अब ये पर्सन फिर किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता उस कंपनी में। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म, वैसे तो देखो मैंने लिख दिया है, पॉइंट नंबर 6 to 14 ही मेन काम के है। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म, कोई भी मेंबर ये चेक करना चाहता है, बाकी मेंबर्स खुद आ रहे हैं प्रॉक्सी के रूट से आ रहे हैं, तो उनके प्रॉक्सी फॉर्म को चेक कर सकता है, फर्जी ना आ जाए मीटिंग में, इसके लिए भी प्रॉक्सी फॉर्म को चेक किया जा सकता है। लेकिन उस मेंबर को इसके बारे में मीटिंग से कम 3 days बिफोर बताना होगा, मतलब -3। और इंस्पेक्शन कब से चालू करेगा, मीटिंग स्टार्ट होने के 24 आवर्स बिफोर से लेके जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक वो इंस्पेक्शन कर सकता है। ये आ गया आपका प्रॉक्सी। चेयरमैन ऑफ मीटिंग, देखो दो कॉन्सेप्ट है, एक चेयरमैन ऑफ मीटिंग और एक चेयरमैन ऑफ कंपनी। सेक्शन 104 बात कर रहा है किसकी, चेयरमैन ऑफ मीटिंग की। चेयरमैन ऑफ मीटिंग वैसे अपॉइंट कैसे होता है, मेंबर्स मीटिंग में आते हैं, एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं, उस पर वोट कर देते हैं, तो वो पर्सन क्या मान लिया जाएगा, चेयरमैन। वोटिंग मीटिंग में फर्स्ट प्लेस पे शो ऑफ हैंड से होती है, ठीक है, तो मेंबर्स ने जिसके फेवर में शो ऑफ हैंड से वोटिंग कर दी वो चेयरमैन बन गया। पर बाद में कुछ मेंबर्स ने पोल की डिमांड कर ली, तो पोल से जब तक डिफरेंट चेयरमैन अपॉइंट नहीं होगा, जिस चेयरमैन को मेंबर्स ने शो ऑफ हैंड से अपॉइंट किया तब तक तो वही है, और पोल से डिफरेंट अपॉइंट हो गया फिर वो चेयरमैन बन जाएगा। चेयरमैन का काम क्या है, मीटिंग को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि एक लीडर होगा तो बाकी उसको सुनेंगे, चेयरमैन नहीं होगा तो सारे चेयरमैन बन जाएंगे। तो चेयरमैन कहते हैं इसमें मैनेजमेंट ऑफ मीटिंग करता है, डेकोरम मेंटेन करता है, जितने क्वेश्चंस मीटिंग में राइज होता है सबको डिस्कस करवाता है, इम्पार्शियल रहना चाहिए, मिनट्स बनाता है, वोटिंग करवाता है। कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन, कास्टिंग वोट को सेकंड वोट भी बोलते हैं, ये थोड़ा सेफ्टी के लिए ध्यान रखना। अगर एओए में गिवन है तो चेयरमैन को कास्टिंग वोट मिलेगा, कौन से रेजोल्यूशन पे, उस ओआर वाले रेजोल्यूशन पे जिसपे फेवर और अगेंस्ट दोनों में बराबर वोटिंग पड़ गई, तो वहां चेयरमैन कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज करके उसे पास करवा सकता है। मतलब एसआर के केस में कोई कास्टिंग वोट नहीं है, एओए में अगर कास्टिंग वोट के बारे में नहीं लिखा फिर कोई कास्टिंग वोट नहीं है, ओआर में अगर कहते हैं इसमें सिंपली ओआर पास हो रहा है ड्रॉप हो रहा है तब भी कोई कास्टिंग वोट नहीं है। कास्टिंग वोट केवल और केवल कब है, जब ओआर पास करवाना था लेकिन फेवर और अगेंस्ट दोनों में बराबर वोट पड़ गए और एओए चेयरमैन को ऑथराइज करता है कि सर आप एक और वोट दे दो। एक वोट तो मेंबर की कैपेसिटी में दे रहा है, एक चेयरमैन की कैपेसिटी में दे रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कास्टिंग वोट। ये जो 101, 2, 107 एंड 109 सब सेक्शन नंबर के साथ ही लिखाए हुए हैं, वो आप देख लेना। वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है जब तक कि प्राइवेट कंपनी के एओए में कुछ डिफरेंट नहीं लिखा हुआ हो। नेक्स्ट, थोड़े मोटे टॉपिक आ गए पर इसमें सारी बातें काम की नहीं है, मैं मेन काम की बातें बता रहा हूँ। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और रिमोट ई वोटिंग, देखो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है, तो आप भी समझते हो कि मेंबर मान लो इस प्लेस पर रहता है और कंपनी हो सकता है 1000 किलोमीटर दूर रहती हो अब वो मीटिंग में क्यों जाएगा, आने जाने का खर्चा लगेगा, फिर
रुकने का खर्चा लगेगा, जो वो कमा सकता था वो कमा नहीं पाएगा, तो ज़्यादातर पर्सन मीटिंग में जाते ही नहीं। जब तक ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, मतलब इंटरनेट ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, तब तक सॉल्यूशन था वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, सेक्शन 110 अभी करेंगे। और जब से ये सिस्टम आ गया तब से वोटिंग कहते हैं इसमें फिर रिमोट ही वोटिंग के रूट से भी आ गई। आप जहां बैठे हो टेक्नोलॉजी के रूट से वोट दे सकते हो। कौन सी कंपनी रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? एवरी लिस्टेड कंपनी, अदर कंपनी हैविंग मिनिमम 1000 मेंबर्स। देखो लिस्टेड कंपनी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कौन से शेयर्स के बिहाफ पर होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि लिस्टेड कौन से शेयर्स होंगे, इक्विटी शेयर्स ही तो होंगे। तो लिस्टेड कंपनी, अदर कंपनी जिसके पास मिनिमम 1000 मेंबर्स है। किसको नहीं देनी? निधि कंपनी या कोई एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशन जो चैप्टर 10B एंड 10C ऑफ सेबी ICDR में गिवन है। ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता है, पर इसमें मत उलझो। प्रोसीजर क्या है? देखो 3-4 चीजें एक ही वे में गिवन है इसमें। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इस तरीके से भेजते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, 2 न्यूज़पेपर और वेबसाइट ऑफ कंपनी। इन सब में 21 क्लियर डेज बिफोर मीटिंग गिवन होगा। किसके बारे में? रिमोट ई वोटिंग। क्या गिवन होगा? सर जो मेंबर कहते हैं इसमें चाहे तो रिमोट ई वोटिंग से वोट दे सकता है, चाहे तो जनरल मीटिंग में वोट दे सकता है। अगर आपने रिमोट ई वोटिंग से वोट दे दिया तो आप जनरल मीटिंग में जा तो सकते हो लेकिन वहां वोट नहीं दे सकते। अगर आप रिमोट ई वोटिंग में वोट नहीं दे पाए तो आप जनरल मीटिंग में जाकर क्या दे सकते हो? वोट दे सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब कहते हैं इसमें देखो रिमोट ई वोटिंग कब ओपन होगी और कब क्लोज हो जाएगी? रिमोट ई वोटिंग एटलीस्ट 3 डेज के लिए ओपन रहती है और ये मीटिंग से जस्ट 1 डे बिफोर शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी। मतलब मीटिंग टुडे है तो ये यस्टरडे इवनिंग में 5 o'clock पर बंद हो गई है और कम से कम कितने दिन के लिए ओपन रही? 3 डेज। रिमोट ई वोटिंग को चेयरमैन चाहे तो फिर से मीटिंग में उन मेंबर्स के लिए ओपन कर सकता है जिन्होंने अभी तक इसको एक्सरसाइज नहीं किया और वो मीटिंग में प्रेजेंट है। इससे 1 वे में वोटिंग हो जाती है। ऑप्शन 2 मेंबर अभी आपको समझाई दिया। ये तो प्रोसीजर है। रिमोट ई वोटिंग से वोट देना है तो वेबसाइट तो देखो वो CDSL या NSDL वाली होगी। कंपनी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड कहते हैं सो बता देगी, उसको एक्सेस करके आप क्या कर सकते हो? वोट दे सकते हो। वोट एक बार दे दिया वो चेंज होगा नहीं। अब ये सेक्शन 108, 109 और 110 तीनों में कॉमन कनेक्शन है, उसको समझना। मैं बस यहीं पे डिटेल में समझा रहा हूं। एक पर्सन है जिसका नाम है स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर एक अनबायस्ड एंड रेप्यूटेड पर्सन है जो सेक्शन 108 में रिमोट ई वोटिंग को मैनेज करता है, 109 में वोटिंग बाय पोल को मैनेज करेगा, 110 में वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट को मैनेज करेगा। मैनेज करना क्या है? देखो सिंपल सा लॉजिक है, जितने वोट आए उनको काउंट करके उसकी रिपोर्ट तैयार करो और रिपोर्ट किसको सबमिट कर दो? कहते हैं इसमें चेयरमैन ऑफ मीटिंग को या कंपनी को भेज दो। फिर चेयरमैन उसके ऊपर साइन करके क्या कर देगा? रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा और रिपोर्ट में बता देगा सर इतने वोट फेवर में पड़े, इतने वोट अगेंस्ट में पड़े। ये इसका काम होता है। एक रजिस्टर मेंटेन करके उसमें सारी डिटेल दे देगा। डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, रिमोट ई वोटिंग में रेजोल्यूशन के पासिंग की डेट ऑफ मीटिंग की होगी क्योंकि देखो सारे मेंबर्स कभी भी रिमोट ई वोटिंग को एक्सरसाइज नहीं करते आप चेक कर लेना, मेरे पास नोटिस आते रहते हैं मीटिंग तो जाना बहुत दूर की बात है। रिमोट ई वोटिंग भी मैं एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि उससे बढ़िया तो मैं एक और रिवीजन क्लास रिकॉर्ड करा दूंगा। एक बार रिमोट ई वोटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हो गया तो आप उसे बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। अभी क्या समझाया था? पोस्टल बैलेट कहते हैं इसमें जब इंटरनेट ने स्पीड नहीं पकड़ी थी अच्छी वाली, हर एक की पॉकेट में नहीं आया था, तब के टाइम का टॉपिक है। पर्पस रिमोट ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट दोनों का सेम है, ज्यादा से ज्यादा पर्सन के पास वोटिंग का ऑप्शन आए। रिमोट ई वोटिंग के केस में तो हम मीटिंग बुलाते हैं, मतलब 2-2 चॉइस होती है। पोस्टल वाले बैलेट के केस में कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती। तो अब सिंपल सा लॉजिक क्या हुआ? जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उसके लिए तो एजीएम बुलाना तय है,
वो किससे डिस्कस नहीं होंगे? पोस्टल बैलेट से। तो पोस्टल बैलेट से कौन से मैटर डिस्कस होंगे? या तो स्पेशल बिजनेस या जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑर्डिनरी बिजनेस तो प्रेस्क्राइब करेगी नहीं, केवल और केवल कौन सा आएगा? स्पेशल बिजनेस ही आएगा। तो कौन से मैटर नहीं होंगे? अदर देन। ये थ्योरेटिकल पूरा टॉपिक काम का है, 6 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। पर पोस्टल बैलेट की क्या है, आजकल वैल्यू ज्यादा बची नहीं। देखो, जो कंपनी रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी देती है वो चाहे तो पोस्टल बैलेट को कहते हैं इसमें देने के लिए बाउंड नहीं है, वो सीधा जनरल मीटिंग में भी पास कर सकती है, क्योंकि जो दूर वाला रोना रो रहा है उसके पास रिमोट ई वोटिंग है, और जो मीटिंग में जा सकता है उसके लिए मीटिंग है ही, तो वहां पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी में अप टू 200 मेंबर्स है वहां पर भी किसकी जरूरत नहीं है? पोस्टल बैलेट की। वो भी मैटर्स किस में डिस्कस करवा सकती है? जनरल मीटिंग में। तो पोस्टल बैलेट की रेंज क्या बची? 201 से 999 मेंबर्स, और वो कंपनी लिस्टेड ना हो, क्योंकि 1000 मेंबर हो गए या लिस्टेड हो गई तो वैसे जरूरत नहीं जनरल मीटिंग या रिमोट ई वोटिंग, और अगर कहते हैं इसमें अप टू 200 है तो वैसे जरूरत नहीं। फिर नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, वेबसाइट ऑफ कंपनी, इन सब में हम डिटेल बताएंगे। भाई आप पोस्टल बैलेट में मीटिंग तो बुला नहीं रहे, तो मेंबर को एक रेजोल्यूशन भेजेंगे, एक बैलेट पेपर भेजेंगे, टाइम पीरियड फॉर वोटिंग बता देंगे, भाई नोटिस की डेट से 30 डेज में वोट दे देना है। मेंबर फिर अपना वोट भेज देगा। बैलेट पेपर एसेंट वाले भी हो सकते हैं, डिसेंट वाले भी हो सकते हैं। 2 रेजोल्यूशन है तो पार्शियल एसेंट पार्शियल डिसेंट वाले भी हो सकते हैं। इनवैलिड बैलेट पेपर, जो आपने दोनों ही जगह साइन कर दिया, फेवर और अगेंस्ट, लेट पहुंचाया, ओवर राइटिंग कर दी, वो इनवैलिड हो जाएंगे। फिर किसकी अपॉइंटमेंट होगी? स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर कहते हैं इसमें क्या करेगा? वो वोट और काउंट करेगा, और वोट और काउंट करने के बाद स्क्रूटनाइजर कहते हैं इसमें क्या करेगा? अपनी डिटेल यहाँ पर कहते हैं इसमें गिवन कर देगा। भाई रिपोर्ट तैयार करेगा, वो भी कंपनी को कहते हैं इसमें सबमिट करा देगा। बैलेट पेपर जो रिसीव है उसके साथ सबमिट करा देगा। सेक्शन 111 तो देखो फालतू है। एक इसमें देखो सेक्शन 109 वोटिंग बाय पोल, वो वाला पीडीएफ इसमें आना रह गया, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। वोटिंग बाय पोल का कनेक्शन कहते हैं इसमें देखो क्या है। मीटिंग में फर्स्ट प्लेस पे वोटिंग किससे होती है? बाय शो ऑफ हैंड। एक पूरा ही पीडीएफ का पोर्शन इसमें मिसिंग है, कोई बात नहीं, लिखवाया हुआ तो खैर आपको है ही, नहीं तो मैं फिर बाद में इसमें पूरा पीडीएफ कहते हैं इसमें भेज दूंगा। समझना कनेक्शन क्या है। सबसे पहला देखो सेक्शन 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। अगर कंपनी के एओए में गिवन है तो कंपनी कहते हैं इसमें क्या कर सकती है? उन मेंबर्स के वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट कर देगी जिन्होंने कॉल्स की पेमेंट नहीं की, या कंपनी ने जिनके शेयर्स पर लियन एक्सरसाइज कर लिया। मतलब एओए में पहले स्पेसिफिक प्रोविजन गिवन होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये तो 106 है। 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। मीटिंग में फर्स्ट प्लेस पे रेजोल्यूशंस किससे पास होते हैं? बाय शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड में ओनली 1 वोट मिलेगा। शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशंस पास होते रहेंगे जब तक या तो रिमोट ई वोटिंग या फिर इस पोल की डिमांड ना हो जाए। अब पोल कहते हैं इसमें क्या है? जब शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशंस पास होंगे तो चाहे किसी के पास 1 लाख शेयर्स है उसको भी 1 वोटिंग राइट मिलेगा, चाहे किसी के पास 1 शेयर है उसको भी 1 वोटिंग राइट ही मिलेगा। सही है? तो ऐसे केस में देखो शो ऑफ हैंड से ईगो हर्ट किसका हो जाएगा? जिसके पास 1 लाख शेयर्स है। भाई जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है उसको तो दुख होगा। तो जिस मेंबर या प्रॉक्सी या इनके एग्रीगेट के पास 10% वोटिंग राइट्स कहते हैं इसमें हो जाते हैं, या 5 लाख के पेड अप शेयर्स हैं, वो किसकी डिमांड कर सकते हैं? पोल की। मेंबर भी कर सकता है और प्रॉक्सी भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। अगर पोल के रूट से वोटिंग की डिमांड की गई है तो चेयरमैन को वैसे तो टाइम लिमिट दे रखा है कि डिमांड से 48 आवर्स में पोल कभी भी ले ले, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मीटिंग के चेयरमैन को अपॉइंट करना है या मीटिंग को एडजॉर्न करना है तो उसके लिए तो 48 आवर्स का वेट नहीं कर सकते, तो वो डिमांड फोर्थविथ ही पूरी कर ली जाएगी। फिर पोल की डिमांड को वापस भी लिया जा सकता है। लेंगे वापस कौन? वो मेंबर्स जिन्होंने डिमांड की थी। ये पोल का कनेक्शन है। फिर पोल से वोटिंग होगी, फिर चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग किसको अपॉइंट कर देगा? वो स्क्रूटनाइजर को। वो पोलिंग पेपर्स मेंबर्स में सर्कुलेट कर देगा।
मेंबर्स पोलिंग पेपर में कहते हैं इसमें वोट देंगे, स्क्रूटनाइजर मेंबर्स को एक एम्प्टी बॉक्स दिखाएगा, लॉक एंड सील कर देगा, मेंबर्स उसमें वोट दे देंगे, फिर स्क्रूटनाइजर 2 विटनेस की प्रेजेंस में वो वोट काउंट कर लेगा, रिपोर्ट तैयार करके कहते हैं इसमें कंपनी को सबमिट कर देगा। तो ये पोर्शन मिसिंग था, पर मैंने बोल दिया पीडीएफ शायद इसमें मैं ऐड कर दूंगा। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, देखो कुछ एलिजिबल मेंबर्स है अंडर सेक्शन 100 जिनके पास कितने परसेंट कहते हैं इसमें, वो 10% ईजीएम के टाइम में वो अपने मन की बात दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो 10% मेंबर्स के पास इनकी तो डिटेल नहीं है, तो ये किसका यूज कर रहे हैं, कंपनी की मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का। तो वो कंपनी से कहेंगे कि सर ये हमारी बात केवल सर्कुलेशन, केवल बात या रिजोल्यूशन वाली बात इन बाकी मेंबर्स तक पहुंचाओ, तो कंपनी कहेगी खर्चा कौन देगा, ये कहेंगे हम देंगे। तो इस रूट से ये अपनी बात यहां तक पहुंचा सकते हैं। अब अगर ये रिजोल्यूशन है इस बात में, तो इनको मीटिंग से एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर बताना है, और अगर रिजोल्यूशन नहीं है तो 2 वीक्स बिफोर बताओ, तब भी काम हो जाएगा, फिर कंपनी आगे पहुंचा देगी। ये 111 है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, बॉडी कॉर्पोरेट इन मीटिंग ऑफ कंपनी इन विच दे आर मेंबर्स एक्सेट्रा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, एक कंपनी के कहते हैं इसमें मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट हो सकते हैं। कंपनी मीटिंग बुलाएगी तो इसका नोटिस भेजेगी। अब ये लोग खुद तो जा नहीं सकते, ये किसको भेजेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को, फिर रिप्रेजेंटेटिव जाके उस मीटिंग को क्या कर लेगा, अटेंड। एक कंपनी के मेंबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर पे मत ध्यान दो। फिर इस कंपनी ने मीटिंग बुलाई, इस बॉडी कॉर्पोरेट ने बीआर पास करके किसी पर्सन को ऑथोराइज कर दिया, फिर ये पर्सन जाकर उस मीटिंग को अटेंड करेगा। तो यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव आ गया, यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव आ गया। तो इन पर्सन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इक्विवेलेंट टू मेंबर है उस मीटिंग में। तो इसका मतलब ये खुद वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनको कॉरम में भी काउंट करेंगे, और अगर ये लोग खुद मीटिंग में नहीं जाना चाहे तो ये प्रॉक्सी को अपॉइंट भी कर सकते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट और बॉडी कॉर्पोरेट कैन अपॉइंट प्रॉक्सी बट स्टिल काउंटेड इन कॉरम। मतलब रिप्रेजेंटेटिव तो कॉरम में काउंट होता, लेकिन ये जो प्रॉक्सी को अपॉइंट करेंगे वो कॉरम में काउंट नहीं होगा। ये आ जाएंगे लेकिन प्रॉक्सी नहीं आएगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, ओआर एसआर। देखो ओआर ऐसे तो सिंपल मेजॉरिटी, एसआर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 75%, लेकिन एग्जाम में इसको सॉल्यूशन के लिए यूज मत लेना। एग्जाम में सॉल्यूशन के लिए क्या यूज में लेना है, ओआर किसको किससे कंपेयर करना है, फेवर वाली वोटिंग को अगेंस्ट से, बाकी कितना भी दे रखा है सारा कचरा हटा देना क्वेश्चन से। अब अगर फेवर वाली वोटिंग किससे ज्यादा हो गई, अगेंस्ट से, एक्सीड करी है, ओआर पास हो जाएगा। एसआर फेवर वाली वोटिंग अगेंस्ट से नॉट लेस देन 3 टाइम्स, मतलब एटलीस्ट 3 टाइम्स तो है, मैंने 3/4 नहीं बोला है, 3 टाइम्स बोला है, तो क्या पास हो जाएगा, एसआर। कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, मीटिंग में कितने आए, कितने वोट देने हैं, सब बेवकूफ बनाने का डेटा है। आपको बस फेवर और अगेंस्ट वोटिंग को टारगेट करना है इस वे से। नोटिस ऑफ मीटिंग सारे मेंबर्स को भेजेंगे, अगर एसआर पास करना है तो स्पेसिफिकली बताएंगे। रिजोल्यूशन वर्सेस मोशन, देखो मोशन एक प्रपोजल है, जब उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, रिजोल्यूशन। मतलब मीटिंग में प्री प्लान्ड रिजोल्यूशंस भी भेजे जाते हैं मेंबर्स को, मीटिंग में सडन कोई मोशन भी रखा जाता है, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे, बाद में उस पर वोटिंग करवा लेंगे तो वो रिजोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन सारे मोशंस रिजोल्यूशंस में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे मान लो मीटिंग को एडजॉर्न करने का मोशन, जैसे ही एक्सेप्ट हुआ मीटिंग एडजॉर्न हो गई, तो रिजोल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। 2 और मोर रिजोल्यूशन टुगेदर इन अ जनरल मीटिंग, ये भी जलेबी है। पहले तो क्या कह रहा है, सर कंफ्यूजन या मिक्सिंग अप को रोकने के लिए रिजोल्यूशंस को कैसे मूव करना चाहिए, सेपरेटली मूव करना चाहिए। तो मतलब पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर क्या कह दिया, सर चेयरमैन के पास पावर है कि वो 2 और मोर रिजोल्यूशंस एक साथ रख सकता है, अगर एक भी मेंबर इसको ऑब्जेक्ट ना करे, मतलब यूनानिमस कंसेंट ऑफ मेंबर्स मिल जाए। कब नहीं रख सकता, जब मेंबर कहते हैं नहीं सर इतनी क्या जल्दी, अलग अलग पास करते हैं, या फिर पोल की डिमांड हो जाए, पोल में हमेशा अलग अलग वोटिंग आएगी, ठीक है। तो इन 2 केसेस में 2 और मोर रिजोल्यूशंस एक साथ नहीं रखे जा सकते, सारे मेंबर्स की कंसेंट है रखे जा सकते हैं। नॉर्मल रूल मिक्सिंग या कंफ्यूजन को कहते हैं, इस मटाने के लिए 2 और मोर रिजोल्यूशंस को एक साथ नहीं रखना चाहिए।
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ये मैंने पूरी लिस्ट एक साथ बना दी है, कहाँ OR पास होगा और कहाँ SR, तो ये तो आप देख लेना, ये सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, DR की ये लिस्ट है। चलो नेक्स्ट लेते हैं रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। कौन से नोटिस के लिए स्पेशल कौन से रेजोल्यूशंस के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए, ये स्पेशल नोटिस कौन देगा और फिर कंपनी क्या करेगी। तो देखो वो टिक मार्क होनी रह गई कुछ टॉपिक्स पे, अरे यार देखो ये सब काम के टॉपिक है। इसमें ये काम का पोर्शन है, 109 के वो 3 पॉइंट जो बताए थे वो काम के हैं, वो वैसे स्टार भी लगाए हुए मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से रेजोल्यूशंस, सबसे पहला देखो, आप डायरेक्टर के बिहाफ पर अपॉइंट होना चाहते हो या आपको कोई अपॉइंट करना चाहता है तो उस कैंडिडेचर के लिए, अगर आपको रिटायरिंग ऑडिटर से डिफरेंट ऑडिटर अपॉइंट करवाना है कंपनी में तो उसके लिए, किसी डायरेक्टर को उसकी पोस्ट से टाइम से पहले रिमूव करना है, जिसको रिमूव किया उसके प्लेस पे नए को अपॉइंट करना है, तो ये रेजोल्यूशंस के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए। अब ये स्पेशल नोटिस देगा कौन, एलिजिबल मेंबर्स। सबसे पहला जिनके पास नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर सेक्शन 115 गलत बोलता है, हमें रूल 23 फॉलो करना है। 115 क्या कहता है, हैविंग पेड अप शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, मतलब अप टू 5 लाख हुआ। रूल 23 कहता है हैविंग पेड अप शेयर्स नॉट लेस देन 5 लाख। जब ये डेटा नॉट लेस देन से है तो ये नॉट एक्सीडिंग से कैसे आएगा, ये भी नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम 5 लाख शेयर्स वाले मेंबर्स या मिनिमम 1% वोटिंग राइट्स वाले मेंबर्स जब कंपनी को 14 क्लियर डेज का नोटिस देते हैं, 21 का तो कंपनी दे रही है मेंबर्स को, और मेंबर्स कहते हैं इसमें 14 क्लियर डेज का नोटिस दे रहे हैं कि सर वो 4 मैटर्स कहते हैं इसमें और डिस्कस करवाने मीटिंग में, तो कंपनी अब बाकी मेंबर्स को 7 डेज का कहते हैं प्रायर नोटिस देगी कि सर पहले हमने 21 डेज के नोटिस में जो बातें बताई थी, फिर मेंबर्स ने उसमें कुछ एडिशन करवाया, तो मीटिंग में इनके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। क्लियर डेज का मतलब डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस को काउंट नहीं करना। ये तो फालतू सेक्शन है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एग्रीमेंट एक्सेट्रा टू बी फाइल्ड विद ROC। देखो ROC को फाइलिंग है, आते ही कि आंसर आना चाहिए 30 डेज, फॉर्म MGT 14। तो जो भी कंपनी में रेजोल्यूशंस पास हुए हैं जिस भी टाइप के, ठीक है, फिर जो एग्रीमेंट बना लाइक MD और को अपॉइंट करने का, वो हमें किसको फाइल करना है, ROC को। नेक्स्ट, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड पोस्टल बैलेट। देखो मिनट्स सिंपली होते क्या है, करेक्ट एंड फेयर समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग आर नॉन एज मिनट्स। मीटिंग में जो कुछ हुआ, क्या क्या हुआ, डेट टाइम प्लेस ऑफ मीटिंग, पर्सन्स प्रेजेंटेड एट मीटिंग, प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड एट मीटिंग। प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, रेजोल्यूशंस पास होंगे या अपॉइंटमेंट मेड होगी। इसने मिनट्स में पोस्टल बैलेट का भी कॉलम दिया है, हालांकि मैं उससे एग्री नहीं हूं पर मॉड्यूल में गिवन है। तो पोस्टल बैलेट के पर्टिकुलर्स, कितने बैलेट पेपर सेंड एंड रिसीव किए, टाइम पीरियड ऑफ बैलेट प्रोसेस क्या था, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट क्या आई, सेपरेट मिनट्स बुक। अलग अलग मीटिंग्स है, उन सबकी देखो अलग अलग मिनट्स बुक बनती है। मैनर फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स, मिनट्स हैंड रिटन होते हैं। लूज लीफ फॉर्म, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग वाला आपके पास नोटबुक होता है ना, उस टाइप में, क्योंकि मिनट्स में इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो सकता है। कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होंगे। साइन किसके आ जाएंगे, चेयरमैन के। अब चेयरमैन साइन कब तक करेगा, मीटिंग के कंक्लूजन से विद इन 30 डेज में। मिनट्स बन भी जाने चाहिए और चेयरमैन के साइन भी आ जाने चाहिए। सिग्नेचर ऑन मिनट्स बाय हुम, मिनट्स जनरल मीटिंग के तो बाय चेयरमैन ऑफ सेम जनरल मीटिंग। इन केस ऑफ डेथ और इनेबिलिटी ऑफ चेयरमैन बाय डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय BOD। ये सबसे मेन पोर्शन है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। मतलब मीटिंग में जो कुछ हुआ चेयरमैन के सामने हुआ, या तो वो साइन करेगा। चेयरमैन मर गया, फॉरेन चला गया या किसी वजह से साइन नहीं कर सकता, तो BOD जिस अकेले डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी वो साइन कर देगा। बोर्ड मीटिंग है तो चेयरमैन ऑफ सेम बोर्ड मीटिंग या चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। पोस्टल बैलेट है तो उसमें मीटिंग तो हुई नहीं, तो चेयरमैन ऑफ BOD
और अगर वो नहीं है तो बीओडी जिस डायरेक्टर को ऑथराइज करेगा। मैनर ऑफ सिग्नेचर, लास्ट पेज ऑफ मिनट्स है उस पे तो डेट एंड साइन ऑफ चेयरमैन दोनों आएंगे, बाकी पेजेस पे केवल साइन या इनिशियल ऐसे ब्रीफ साइन से काम हो जाएगा। कंटेंट्स ऑफ मिनट्स अभी बताया था, डेट टाइम प्लेस कौन कौन आया ये सब कुछ बताएंगे। प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड एट मीटिंग, ये एक और ध्यान रखना, अगर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन के केस में आप उन डायरेक्टर्स का नेम बताओगे जो उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में, मतलब नॉट कंसेंटेड डायरेक्टर, नेम ऑफ प्रेजेंटेड डायरेक्टर डिसेंटिंग फ्रॉम सच बीआर, मतलब जितने प्रेजेंट हुए डायरेक्टर्स उनकी तो डिटेल आएगी, साथ में कहते हैं इसमें जो अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं उनकी डिटेल आएगी, क्योंकि जो अगेंस्ट में तो जो बाकी बच गए वो अपने आप ही किस में हो जाएंगे, फेवर में। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ चेयरमैन, ये सबसे मेन पार्ट है मिनट्स पे क्वेश्चन बनाने का। मीटिंग में जो मिनट्स बने उसमें कोई चीज आने से रह गई तो चेयरमैन उसको इंक्लूड करवा देगा, पर ये तीन बातें चेयरमैन मिनट से एक्सक्लूड करवा सकता है। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन का मतलब 100%, कोई सिंगल मेंबर इसे क्या नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। सबसे पहला, अगर मान लो मिनट्स में से कोई ऐसी बात है जो किसी पर्सन का डिफेमेशन कर रही है, बदनामी कर रही है, इररिलेवेंट या इमटेरियल है, या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, चेयरमैन हटा सकता है। मिनट्स सीएस बनाता है, साइन केवल चेयरमैन करता है, सीएस बना रहा है तो एसएस फॉलो करने पड़ेंगे। सॉफ्ट कॉपी ऑफ मिनट्स, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की मीटिंग की मिनट्स की सॉफ्ट कॉपी मेंबर्स को हम दे सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में कोई खर्चा तो आना नहीं। प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स परमानेंटली, वैसे तो ये मिनट्स बुक है। प्रिजम्पशन फ्रॉम मिनट्स, मिनट्स कब बनेंगे, जब मीटिंग होगी, किसके बनेंगे, मीटिंग में जो प्रोसीडिंग्स होगी, तो ये इन सब के लिए प्रिजम्पशन का काम करते हैं। कस्टडी ऑफ मिनट्स बुक सीएस के पास या बीओडी किसी अदर पर्सन को ऑथराइज करे उसके पास। एग्जेम्पशन फ्रॉम सेक्शन 118 का मतलब मिनट्स बनाना है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को मिनट्स बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एओए कहता है कि सर मिनट्स का सर्कुलेशन होना चाहिए, तो बनेंगे तभी तो सर्कुलेट होंगे, फिर बनाने पड़ेंगे। पेनल्टी वैसे तो देखो 5 का कनेक्शन है, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद मिनट्स, जो भी डिफॉल्टिंग पर्संस 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, 25,000 to 1 लाख का फाइन। इंस्पेक्शन एंड कॉपी ऑफ मिनट्स, ये भी काम का टॉपिक है। बाय हुम, कोई भी मेंबर, जब तक मेंबर है, आपको डाउट है गड़बड़ करने वाला मेंबर है तो उसकी मेंबरशिप खत्म कर दो, जब तक खत्म नहीं करोगे वो मेंबर है वो इंस्पेक्शन कर सकता है। प्लेस जहां मिनट्स बुक होगी, मेनली आरओ पे। टाइम बिजनेस आवर्स ऑफ अ वर्किंग डे, कंपनी की ड्यूटी है कि वो वर्किंग डे में मिनिमम 2 आवर्स पर डे इंश्योर कर दे, जिसमें मेंबर्स आके क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए कोई फीस नहीं देनी। कॉपी वो भी किसी भी मेंबर को, लेकिन उसके लिए फीस देनी पड़ेगी। एक्सट्रैक्ट फोकट में दे देंगे, कॉपी के लिए पैसे लगेंगे 10 रुपीज पर पेज, और कंपनी की ड्यूटी है जिस दिन पैसा मिला उसके 7 डेज में कॉपी दे दे। ये भी आंसर कॉमन ही है। अगर कंपनी ने मना कर दिया मैं तो इंस्पेक्शन ना करने दूं, ना ही कहते हैं इसमें तेरे को कॉपी दूं, तो एग्रीड मेंबर किसके पास चला जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास। फिर ट्रिब्यूनल कंपनी से कहेगी कि सर एज सून एज पॉसिबल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देखो आपको मेनली तो इसे ही फॉलो करना है। कौन सी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर मेंटेन करने के लिए लायबल है। नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय चॉइस होता है, आप फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक में भी, लेकिन इन कंपनियों के लिए कंपल्सन है। लिस्टेड कंपनी, अदर कंपनी हैविंग एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स इन एग्रीगेट, इनको। अब देखो 108 रिमोट ई वोटिंग करवाई थी, इसमें लिस्टेड है, इसमें भी लिस्टेड है, ये सिमिलरिटी। अदर कंपनी हैविंग मिनिमम 1000 मेंबर्स है 108 में, लेकिन यहां पर 120 के अंदर ये 1000 मेंबर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकते हैं और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, तो एग्जाम में कंफ्यूज कहते हैं, इसमें मत हो जाना। पर्सन्स लायबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये तो एमडी, सीएस या अदर पर्सन जिसको ऑथराइज करें। इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है, कॉपी लेनी है वो 10 रुपीज की फीस देनी है।
लास्ट सेक्शन लेते हैं चैप्टर का, एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 7 ऑन ओपीसी एक्सेप्ट सेक्शन 98 to 111। मतलब ओपीसी में मान लो कोई रिजोल्यूशन पास करवाना है आपको, ठीक है, या ऑर्डिनरी बिजनेस और डिस्कस करवाना है, तो मीटिंग तो बुलाएंगे नहीं। तो देखो पास कैसे होगा, बीओडी रिजोल्यूशन किसको भेजेगा, सोल मेंबर को, सोल मेंबर कंसेंट दे देगा, बीओडी इसके मिनट्स बनाएगा, सोल मेंबर मिनट्स पे साइन कर देगा, जिस दिन साइन किए वही डेट एजीएम की मान ली जाएगी। मतलब एजीएम बुलानी नहीं है, पर वो ऑर्डिनरी बिजनेस देखो इस रूट से पास हो जाएंगे, ठीक है। फिर बीआर पास करना है ओपीसी में, और आपके पास एक ही डायरेक्टर है, सेम यही फॉर्मूला। ओपीसी उस सोल डायरेक्टर को रेजोल्यूशन भेजेगी, वो यस बोलेगा, मिनट्स में एंट्री होगी, मिनट्स पे सोल डायरेक्टर साइन करेगा, जिस दिन साइन करेगा वो डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग मान ली जाएगी। तो ये आपका देखो चैप्टर 7 बहुत अच्छा, आसान और एग्जाम के लिए स्कोरिंग कहते हैं इसमें चैप्टर है। देखो टॉपिक छोड़ के जाना मैं प्रिफर नहीं करता, और ये तो चैप्टर 5 to 7 के पेयर में आपने 5 और 6 कर लिया, 7 नहीं किया, और तकरीबन 24-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इन तीनों को मिला के। 5 और 6 तो हार्डली एग्जाम में 10 मार्क्स के, तो बाकी 14 और 15 मार्क्स के तो मिनिमम क्वेश्चन किससे आएंगे, इसी चैप्टर 7 से। तो होप सो मैंने तो पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके रिवाइज करवा दिया है, तो बाकी अपन नेक्स्ट रिवीजन चैप्टर 9 का करेंगे।